हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं अरब आक्रमण की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। अरब आक्रमण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो इस्लाम के थे वो 4 खलीफा हुए, जिसमें अबू बकर थे, ये मोहम्मद साहब के चाचा थे और साथ ही साथ उनके ससुर भी थे। इसके अलावा उमर भी उनके ससुर थे। उसके बाद उस्मान और जो अली थे वो उनके दामाद थे। आपको पता है खलीफा क्या था? कुरान में जो कुरान जो है उसमें खलीफा शब्द क्या है? प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब किसका प्रतिनिधि? तो ये खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। उसके बाद आती है इस्लाम के प्रचार की बारी। जब इस्लाम का उदय हुआ, मतलब जब मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की, तो इसका प्रचार प्रसार भी करना था। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए ही बाद में सुल्तान के पद का निर्माण हुआ, जो खलीफा का प्रतिनिधि माना जाता था। भारत में अरबों का जो प्रथम आक्रमण था वो, या प्रथम आगमन में पहली बार जो अरब भारत में आए वो केरल तट में व्यापारियों के रूप में आए थे। और भारत में इस्लाम का जो प्रथम आगमन था वो केरल में ही हुआ था। अक्सर हम मानते हैं क्योंकि अरबों ने जो प्रथम आक्रमण किया था वो सिंध पर किया था, तो हम ये मान लेते हैं कि वो सिंध में ही सबसे पहले आए और इस्लाम का जो आगमन था वो पहली बार सिंध में ही हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले अरब व्यापारियों के रूप में मालाबार तट पर यानी कि केरल में आए थे। अतः हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम का प्रथम आगमन था वो केरल में ही हुआ था। अब क्या है, जो अरब थे वो भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इससे पहले भी कई सारे आक्रमण हुए। हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जो कनिष्क वगैरह थे वो भी आक्रमणकारियों के रूप में ही जाने जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये अरब आक्रमण जो थे वो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अब क्या है, अरब के समय सिंध की राजधानी यानी कि सिंध पर इन्होंने सबसे पहला आक्रमण किया था। तो सिंध की उस समय जो राजधानी थी वो अलौर थी, जिसको वर्तमान में रोहिरा कहते हैं। इसके अलावा जो वहाँ का राजा था वो राजा दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम चच था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि चचनामा जो था उससे अरब आक्रमण के स्रोत या अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो जो दाहिर था उसी के पिता का नाम चच था, जिसके नाम के ऊपर वो पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद देखते हैं अरब आक्रमण के स्रोत की। हमें अरब आक्रमण की जानकारी किस किस से मिलती है। हमने कल भी देखा था कि जो चचनामा ग्रंथ है उस पर सिंध पर आक्रमण के सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत मिलते हैं। यह पुस्तक क्या है? मोहम्मद बिन कासिम का कोई अज्ञात सैनिक या सेवक था, उसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद क्या है, जो चचनामा है उसको मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में अनुवादित किया था। अभी नसरुद्दीन कुबाचा कौन था? आपने इल्तुतमिश पढ़ा होगा। उसी के समय पे ये जो मोहम्मद गौरी था उसका एक गुलाम था, तो उसके टाइम पे इसको अनुवादित किया था। चचनामा का जो फारसी अनुवाद था वो अंग्रेजी में, फारसी से अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो यूएम दाऊद पोटा ने किया था। उसके बाद है बिलादुरी की पुस्तक किताबुल फुतू अल बलदान, ये पुस्तक का नाम है, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इससे भी सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते हैं मीर मोहम्मद मासूम की, जो कि अकबर के दरबार में रहता था। उसकी तारीखे सिंध, उसने एक तारीखे सिंध नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे भी अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो अल हज्जाज था, अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह व बरदूल के नेतृत्व में भी सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, जिन्हें दाहिर ने पराजित कर दिया था। यानी कि उससे पहले भी जो अल हज्जाज था उसने मोहम्मद कासिम से पहले यानी कि 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह और बरदूल के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। लेकिन जो वहां का राजा था, राजा दाहिर, उसने उनको पराजित कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम को, जो अल हज्जाज था, उसने मोहम्मद बिन कासिम को, अल हज्जाज था कौन? अल हज्जाज इराक का गवर्नर था। इसने क्या किया, सिंध पर आक्रमण करने के लिए 20 जून 712 ईस्वी के दिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना भेजी। और इस सेना ने क्या किया, दाहिर को परास्त कर दिया और रावर के युद्ध में, याद रखिएगा कौन से युद्ध में? रावर के युद्ध में उसको मार डाला। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा रानी थी, रानी बाई, उसने क्या किया, रावर के दुर्ग की रक्षा की। मतलब बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही कड़े प्रतिरोध के साथ इसने उनका प्रतिरोध किया। लेकिन उसके बाद भी क्या था, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और बाद में रानी ने क्या किया, जौहर कर लिया। और ये क्या है, ये भारतीय इतिहास में वर्णित पहला जौहर का साक्ष्य माना जाता है। यानी कि प्रथम बार जो मुसलमानों के भय से कह ले या आक्रमण के भय से जो पहला जौहर का साक्ष्य मिलता है वो यही मिलता है। उसके बाद आगे है
मौका नामक देशद्रोही, एक मौका नाम का व्यक्ति था, वो देशद्रोही निकला और उसने कासिम की इस आक्रमण में मदद की थी। उसके बाद रावर के बाद कासिम ने ब्राह्मणबाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणबाद भी एक जगह थी जहां पर दाहिर का जो पुत्र था जयसिंह, वो वहां पर राज्य करता था, या मतलब उसका एक राजा के रूप में संभालता था उस जगह को। तो उसने उसका मुकाबला किया, लेकिन क्या हुआ, वो भी हार गया। और जो दाहिर की दूसरी पत्नी थी यानी कि रानी लाड़ी, उससे जो 2 पुत्रियां थी, सूर्या और परमल देवी, ये राजा दाहिर की पुत्रियां थी, वो कासिम के हाथ लग गई। मतलब जब युद्ध हुआ, उसने उन पर आक्रमण किया और वो हार गए, तो जो उनकी बेटियां थी वो उनके हाथ लग गए और वो उसे अपने पास ले गए। उस टाइम पे खलीफा कौन थे? उस टाइम पे खलीफा वालिद थे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है। चशनामा के अनुसार दाहिर की जो ये 2 पुत्रियां थी, इन्होंने क्या किया, खलीफा से वालिद, जो खलीफा वालिद थे, उनसे कासिम की शिकायत कर दी और खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। अब मृत्युदंड क्यों दे दिया, इसकी एक कहानी है कि जो सूर्य और परमल देवी थी, जब उनको यहाँ से ले जाया गया, तो कासिम ने जब उनको खलीफा वालिद के पास भेजा, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से खलीफा वालिद से ऐसे कह दिया कि आप, उसने हमें आपको भेजा तो है हमको आपके पास, लेकिन उसने हमारा जो इस्तेमाल था वो पहले ही कर लिया है, यानी उसने अपनी इस्तेमाल की हुई चीज आपको दी है। बस इसी बात से क्या था, जो खलीफा वालिद थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। ऐसी कहानी इतिहास में मिलती है। उसके बाद क्या है, जो सिंध के आक्रमण के समय जाटों और बौद्धों ने कासिम की सहायता की थी। उसके बाद है, सर्वप्रथम भारत में जजिया की वसूली भी मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध में की थी। यानी कि कहते हैं कि सर्वप्रथम जजिया किसने लगाया था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। और किस एरिया में, तो सिंध में लगाया था। उसके बाद देखते हैं कि अरब आक्रमण के क्या क्या प्रभाव हुए भारत पर। तो सबसे पहले है, अरबों ने क्या किया, ऊंट पालन व खजूर की खेती का प्रचलन किया भारत में। उसके बाद अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया। अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया और हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने ही किया था। जो हम हिंदू या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, वो अरबों ने ही सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद है, इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है, जो कलीला व दिमना नाम की 2 पुस्तकें हैं, जो क्या है, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ है, जिसमें बच्चों की ज्ञानवर्धक कहानियां हैं। तो उनका जो कलीला और दिमना है, वो उनका अरबी अनुवाद है। इसके बाद है ब्रह्म सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित है। इसके अलावा खंडन खंड खाद्यक नामक एक संस्कृत पुस्तक है, उसका भी अरबी भाषा में अनुवाद जो है वो जल जाफरी और इब्राहिम पिंजरी ने किया है। तो यहाँ तक देखा हमने कि अरब आक्रमण कब हुआ भारत पर और किसने किया और किसने उसको भेजा था, और साथ ही अरब आक्रमण के भारत पर क्या क्या प्रभाव रहे। इसके आगे हम देखेंगे कि तुर्क आक्रमणकारी कौन थे और भारत पर तुर्क आक्रमण कैसे हुए, किसने किए और कब किए। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।